आपको तो डॉक्टर कहता है पित्ते में पत्थरी है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई डॉक्टर दुनिया में पित्ते में पत्थरी साबित कर दे तो मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम नौकर खा। खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेगा। असल ये है कि अंग्रेजी दवाइयां जहां पे मरीज को ले जाके एंड कर देती हैं और जवाब डॉक्टर देता है, तो तब भी आपके लिए एक दरवाजा खुलता है जिसको हम कहते हैं नेचुरोपैथी। ऑपरेशन कौन करेगा? सर्जन। तो जितने एमबीबीएस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं फिर? क्वैकरी या सर्जरी? सॉर्ट ऑफ दैट। मतलब सर ऐसे तो ना आप कहीं आप उधर नीम हकीम की बात आती है तो सारे उसके पीछे पड़ जाते। पेशा ऐसा है कि यहाँ पर लोगों को मसीहा कहा जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास तबके का सर रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख देते हैं। मसीहा का तो हम कहला नहीं सकते, इसलिए कि हम मसीहा वाला रोल अदा ही नहीं कर रहे। एज मौलद जब हम ये कहते हैं कि इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं, तो हम कुरान की इस आयत की नफी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूध आप मॉर्निंग में पिए, कुछ लोग कहते हैं कि दूध को आप शाम में पिए तो बेहतर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दूध पीने का सही वक्त क्या है? तो एक वक्त में आप एक ही गजा ले सकते हैं, आप खाना ले लें या दूध ले लें। अच्छा, दूध जो है वो आपकी छोटी बड़ी आंत में जाके हजम होना है। आजकल वो डब्बे का दूध और वो खुश्क दूध, उस पर बहुत ज्यादा डॉक्टर्स रुझान रखते हैं और बड़ी रिकमेंड करते हैं कि ये लाजमी आपको लेना चाहिए। डॉक्टर जो लिख रहा है उसके पीछे वो जो कंपनी है जो भी उसको पे कर रही है, वो गाड़ी सर दे रही है, लाखों रुपए दे रही है। पिछले साल हम 7 अरब रुपए की चाय पी गए सर। तो दूध वाली चाय जो है असल पे वो मुजरे से और इंतहाई डेंजरस है इंसान के लिए। डॉक्टर साहब, गुर्दे लोगों के खराब हो गए तो डॉक्टर्स उनको एक ही सजेशन देते हैं कि आपका आखिरी हल, ये बचने का हल यही है कि आप डायलिसिस पे चले जाएं। अच्छा, मजे की बात है कि अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि गुर्दे 2 ही, गुर्दे 3 है। पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी के गुर्दे वाश नहीं हुए, वहां खून साफ हो रहा है। अच्छा, खून साफ करवा के लोग घर आ जाते हैं, इलाज क्या करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास है। अगर कहा जाए कि वाकई लोगों के लिए मसीहा है तो ये बात कम ना होगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, जो नेचुरलोपैथी के तरीके से आपका इलाज करते हैं और आपकी दवाइयों से जान भी छुड़वाते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल में नेचुरोपैथी है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये कुदरती तर्ज अमल इलाज क्या है बेसिकली, और कैसे ये एलोपैथी से डिफरेंट है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने जो कायनात का खालिक है और इंसान का तख्लीक करने वाला भी वही है जी। सबसे पहले तो हमें उस अल्लाह ताला के सिस्टम को समझना पड़ेगा जो उसने किताब दी और इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा इस दुनिया में। बिल्कुल। बहुत सारे अंबिया, पैगंबर, रसूल, किताबें, आसमानी सहीफे आए और आखिर पे आखिरी किताब कुरान हकीम जो था वो नजूल फरमा कर अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, दीन का मायना जो है ना वो जिंदगी करने का तरीका है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इंसान को शिफा, अव्वल तो बीमारी से बचाने के बहुत सारे तरीके, एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक अल्लाह ने दिया है जिसको मैं एज ए प्रोजेक्ट एक हम इस वक्त पूरी दुनिया में हम इसको लेकर चले हुए हैं WHO के नाम से, और वो ये है कि नेचर योर फ्यूचर, रोड मैप फॉर लाइफ, अल्लाह हेल्थ सिस्टम। सर बेसिकली मेरा पूछने का मकसद ये है कि ये एलोपैथिक से डिफरेंट क्यों है और ये ज्यादा पुरअसर है एलोपैथिक से या नहीं? देखें, सबसे पहले तो फितरत और नेचर को समझना है जी। जब हमारे इंसान के अंदर कोई नेचर में, फितरत में कोई बिगाड़ आ जाता है तो तब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी आती है। बिल्कुल। तो हमें फितरत और नेचर के करीब आना चाहिए या हमें दूरी की तरफ जाना चाहिए? करीब आना चाहिए। बिल्कुल। तो हम तो जो एलोपैथिक तरीका इलाज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एलोपैथिक तरीका इलाज तो अभी एक सदी हुई है और वो तरीका इलाज ही नहीं है, जस्ट अ मैनेजमेंट, डंग चुपाओ है, इलाज नहीं। असल ये है कि अंग्रेजी दवाइयां जहां पे मरीज को ले जाके एंड कर देती हैं और जवाब डॉक्टर देता है, तो तब भी आपके लिए एक दरवाजा खुलता है जिसको हम कहते हैं नेचुरोपैथी। यानी नेचुरोपैथी का एक दरवाजा खुलता है और हमें फितरत और नेचर के करीब लेकर आता है। इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो है ना तिब्बे कुरानी मौजूद है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रैक्टिकली अमली मुजाहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, वो मौजूद है और हम उसको छोड़कर गाफिल हुए पड़े एक ऐसे तरीका इलाज को जिसको हमें इलाज तो कहना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं, ये पेशा ऐसा है कि यहाँ पर लोगों को मसीहा कहा जाता है, मगर अगर देखा जाए अ पोर्शन ऑफ डॉक्टर्स, नॉट ऑल, कुछ ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास तबके का सर रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख देते हैं टेस्टों की सूरत में और महंगी अद्वियात की सूरत में। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये टेस्टों का कमीशन डॉक्टर्स तक पहुंचता कैसे है और ये कैसे वर्कआउट करता है? कैसे पहुंचता है? जहां भी वो भेजता है, जहां रिकमेंड करता है, वहां पे 20%, 30%, 40%, 50%, 60% तक मुख्तलिफ जो है ना वो
कमीशन होते हैं। जी जी डिपेंड ऑन, जब उसने भेज दिया पैसे वहां लैब में चले गए और लैब वाला बाद में आके उसको पैसे दे रहा होता है। जी जी सो इट डिपेंड ऑन के एज डॉक्टर एज नॉलेज, फर्स्ट करें कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कहता हूं कि आप जिस मर्जी लैब से करवा लें, लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेड लैब पे जाएंगे तो आपको वो वहां पे 30-40% सस्ता टेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा कमीशन है वो आपको छोड़ देंगे। आप नहीं समझते सर, बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी लिख दिए जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, और बहुत सारी महंगी मेडिसिन लिख दी जाती है जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। और इस चीज को जब डॉक्टर्स लेके चलते हैं तो आप क्या समझते हैं, वो बुचर्स कहलाएंगे या मसीहा कहलाएंगे? सर देखें, मसीहा का तो हम कहला नहीं सकते, इसलिए कि हम मसीहा वाला रोल अदा ही नहीं कर नहीं कर रहे, बिल्कुल। एज मौलद जब हम ये कहते हैं कि इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला की कुरान की आयत को वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो हम कुरान की इस आयत की नफी कर रहे हैं। उसके बाद आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज नहीं उतारा, लेकिन हर बीमारी की 70 दवाइयां नाजिल फरमाई। अच्छा, इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासवे मौत और बुढ़ापे की हर बीमारी की शिफा है। तो इसका मतलब है कि हम हदीस और कुरान की आयत की नफी कर रहे होते हैं। जब हम एज ए मौलद हमें ये कहना चाहिए कि हमारे अंग्रेजी तरीका इलाज में इलाज नहीं, लेकिन हम ये कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं जी अभी इसके दुनिया में इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। तो फिर मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि जब वहां इलाज ही नहीं है तो फिर वहां पे हम साल क्यों कौन सी कमेटी डाली हुई है? एक माफिया है सर, ये वर्क करता है। अगर आप देखें, ये जेडीसी जैसे वर्क कर रहा है कराची में, वो बताते हैं कि एक टेस्ट की कॉस्ट जो है, अगर HB1AC है उसकी कॉस्ट 1700 रुपए है, ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी बेसिकली कॉस्ट 100-150 रुपए आता है। तो इस माफिया को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या रोल अदा करना चाहिए, प्लीज इस पे जरा आप हमें राय दें। सर बात यह है कि अगर हम इदारों की बात करेंगे तो इदारे अपना अगर प्रॉपर तरीके से रोल अदा करते, एक वक्त आया एक ऐसा इदारा पाकिस्तान के अंदर बना जिसने टेस्टों की कीमतें बहुत ऊपर रखी स्टार्ट में, और उसके बाद उसको देखा देखी फिर जो दूसरे इदारे थे उन्होंने भी अपने रेट्स बढ़ा लिए और वहीं पे ले जी बिल्कुल। और फिर जब उसमें 50% डॉक्टर का कमीशन होगा तो ऑटोमेटिकली रेट जो है वो नीचे आ सकते हैं। दो सूरत हालात हैं कि एक तो जो है वो डॉक्टर से कमीशन खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल उसको यकीनी बनाया जाए, और दूसरी बात यह है कि ये जो बेजा टेस्ट और खास तौर पे ये जो हमारे यहाँ सर्जरी करने का रवाज और हर बच्चा हमारा ऑपरेशन से ही पैदा होना है, तो ये मसाइल मैं बल्कि आपसे पूछने वाला था सर, आजकल तो बड़ी फनी फनी चीजें चल रही हैं कि बड़े ऑपरेशन के साथ छोटा ऑपरेशन फ्री। जब हमारे ये सर्जन नहीं होते थे तो तब भी तो बच्चे पैदा होते थे और बड़ी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। आजकल ये रुझान क्यों ज्यादा है? देखें, अगर हम अपने बच्चों को 1.5-2-2.5 करोड़ रुपए में डॉक्टर बनाएंगे तो बाहर निकल के सबसे पहला काम उसका क्या होगा कि वो एक सिजेरियन करना सीखेगा और उसके बाद धड़ाधड़ सिजेरियन करेगा। बिल्कुल। ये जो कहना है ना डॉक्टर्स का, ये हमें जो सोच मिलती है, लोग पब्लिक मुझे भी कहती है कि जनाब डॉक्टर कहते हैं कि अब वो खवातीन नहीं रही, वो खुराकें नहीं रही, वो मिजाज नहीं रहे, वो हालात नहीं रहे वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है, आज भी जानवर उसी खत्ते में रह रहे हैं और उसी इलाके में रह रहे हैं और जानवरों के बच्चे नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। खरगोश जो फीमेल रैबिट है वो 1 महीने के बाद यानी हर चांद के चांद वो कोई 14, 16, 18 बच्चे कम से कम एटलीस्ट पैदा करती है और उसके सारे के सारे नॉर्मल हो रहे हैं और हमारा एक बच्चा जो है ना वो नॉर्मल पैदा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये जो कहा जाता है ना कि हालात बदल गए, ग़िज़ाएं बदल गई, माएँ वो नहीं रही वगैरह वगैरह, एक सिर्फ डायरेक्टिव जारी कर दिया जाए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर से मेरी बड़ी ही अदब से गुजारिश है कि आप एक काम करें और वो ये करें कि वो एक डायरेक्टिव जारी करें कि कल से जी जहां भी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहां भी नॉर्मल डिलीवरी होगी उसकी फीस होगी 20,000 रुपया, और जहां भी सिजेरियन से बच्चा पैदा होगा चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पैदा हो, तो जो सिजेरियन से बच्चा पैदा होगा उसकी फीस होगी 5,000। तो मुझे बताइए कल से क्या होगा? सर बड़ा चेंज आएगा सर, बहुत तो बस एक डायरेक्टिव से कल से नॉर्मल बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 और 5,000 का फर्क आपको आप तो सर जितने भी सर्जन हैं उनकी रोजी रोटी पे आप लात मार रहे हैं, मगर बहुत अच्छा आइडिया, मैं स्टैंड करूंगा इसके साथ और बिल्कुल इस पे गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए। तो सर आजकल आपने देखा होगा दूध एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। दूध का कुछ लोग कहते हैं कि दूध आप मॉर्निंग में पिए, कुछ लोग कहते हैं कि दूध को आप शाम में पिए तो बेहतर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दूध पीने का सही वक्त क्या है?
देखें, दूध के बारे में आपने खुद ही, ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी, वो बतौर दवाई शिफा। अब जो दूध है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो एक वक्त में आप एक ही ग़िज़ा ले सकते हैं, आप खाना ले लें या दूध ले लें। अच्छा, दूध जो है वो आपकी छोटी बड़ी आंत में जाके हजम होना है, और जो खुराक हम खा रहे होते हैं वो हमारी मैदे में 3 घंटे, फिर 4 घंटे छोटी आंत, 5 घंटे बड़ी आंत, और 12 घंटे के बाद वो डाइजेस्ट होके सारा पूरा सारा कुछ, और वो मेटाबोलाइज होके आपके खून में शामिल होती है। तो जब आप खुराक खा रहे होते हैं तो उसके साथ दूध नहीं पीना, और जब आप दूध पी रहे होते हैं तो फिर आपने, इसका मतलब है कि एक मुकम्मल खुराक ले ली है। जब आपने दूध ले लिया तो फिर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट किधर से आ गया कि फिर रोटी भी खानी है, सालन भी लेना है, और भी बहुत कुछ लेना है। और दूसरी बात कि जब आप दूध ले रहे हो तो उसके साथ आप दूध के अंदर मिल्क शेक नहीं बनाएं, खाली फल खाएं, और दूध जो है उसको अलग से नीम गर्म। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी कुदरती चीजों में सर खुद ही मिलावट कर रहे हैं। आजकल वो डब्बे का दूध और वो खुश्क दूध, प्रोसेस्ड मिल्क जो है, उस पर बहुत ज्यादा डॉक्टर्स रुझान रखते हैं और बड़ी रिकमेंड करते हैं कि ये लाजमी आपको लेना चाहिए। इवन दो एक शुगर और डायबिटीज के लिए भी एक दूध यूज होता है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, जो ग्वाला है, जो दूध दोने वाला है, जिसने गाय भैंस बकरियां रखी हुई हैं और वो दूध बेचता है, मुझे ये बताइए कि वो डॉक्टर को जाके कुछ देता है? नहीं। तो जो कंपनियां हैं, जो दूध नहीं है, दूध जैसा है, इट्स टी वाइटनर है, सारे के सारे केमिकल हैं और जहर है इंसान के लिए, और वो हमारी हड्डियों तक को खोखला कर रहा है, हमारी औसत एवरेज जो लाइफ थी उसको कम कर रहा है, कम हो रहा है, और हम उसको नहीं समझ रहे, और हम समझ रहे हैं कि वो हमें डॉक्टर ने लिखा है। डॉक्टर जो लिख रहा है उसके पीछे वो जो कंपनी है, जो भी जिसको उसको पे कर रही है, वो गाड़ी सर दे रही है, लाखों रुपए दे रही है, तो सारी इवन तो हॉस्पिटल्स भी बना के दे रहे हैं सर। सर बड़ा कुछ बना के दिएंगे, अगर हम उस ट्रैक पे जाएं तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हम उस ट्रैक पे नहीं होंगे तो रिज़्क फिर भी अल्लाह दे रहा है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो इस पे ये हम इतना कह सकते हैं कि जितने हमारे सुनने वाले डॉक्टर्स हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। ज्यादातर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मगर कुछ चंद जो पोर्शन है ना, उसको उनको भी सोचना चाहिए जरा। असर हमारे यहाँ ये एक बड़ी बात आम है कि यार कहाँ जा रहे हो, यार चाय पीने जा रहे हैं, यार कहाँ से आ रहे हो, यार चाय पी के आ रहे हैं, और नाराज भी लोग हो जाते हैं कि यार उन्होंने मुझे चाय नहीं पूछी। तो पिछले साल हम 7 अरब रुपए की चाय पी गए सर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमारी अब खुराक, ये अब हमारी नेसेसिटी बन गई है, इसके बारे में आप? सर देखें, दो सीधी सी बातें हैं और आराम से समझ आने वाली हैं। चाय की पत्ती जो होती है, इसके अंदर जो है ना वो फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है, और जो दूध है, दूध के अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। जब कैफीन, ये कैसीन 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 नाम का एक प्रोटीन होता है दूध के अंदर कुदरती तौर पे, और जो चाय की पत्ती है उसके अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है जो उसके अंदर बाय नेचुरली पाया जाता है। दोनों को आप एक साथ इकट्ठा करेंगे तो दोनों का रिएक्ट क्या होगा, वो एक पॉइजन बन जाता है। और हम चाय जो पीते हैं, हम पॉइजन ले रहे हैं, और अरबों रुपया, जैसे आपने बताया 7-8 अरब रुपए की चाय सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना वो 2024 में पी गए। बिल्कुल। लेकिन उससे कितनी बीमारियां, कितने मसाइल हो रहे हुए हैं, ये चाय छोड़कर आप देखें, क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसमें पत्ती नहीं। अगर किसी को चाय पीनी है तो वो अरबों की तरह से, जैसे अरब का कल्चर ये है, अरब के किसी भी खिते में आप चले जाएं, वहां पे आपको जो है ना वो सुलेमानी टी उसको कहते हैं, वो कहवा जिसको कहते हैं ना, वो चाय की पत्ती का कहवा बना के पीते हैं। इवन दो कि आप केपीके में चले जाएं, हमारे इधर वो चाय की पत्ती का कहवा बना के, अफगानिस्तान वाली साइड जी ऐसे ही है। तो दूध वाली चाय जो है असल पे वो मुजरे से और इंतहाई डेंजरस है इंसान के लिए। जिसको किसी ने बीमारियों में जाना है तो उसको चाय पे लगा दो। लेकिन हमारे यहाँ रवाज ये है कि फर्ज करें कि मैं अगर, या आप किसी को, हम दोस्तों को बुलाकर अगर हम तितर बटेर, हिरन, मुर्गाबी के गोश्त वगैरह भी खिला दें, और आते हुए हमने उनको कोल्ड ड्रिंक नहीं पूछी और जाते हुए चाय नहीं पूछी, तो दरमियान में तितर बटेर, हिरन, मुर्गाबी आपके लिए वो किसी नकारा चीज हो जाएंगी कि हमें वो नहीं पूछा गया। सो दोनों चीजें जो है वो नुकसानदेह है। अगर आपने किडनी फेलियर लेना है किसी का, तो आप उसको कोल्ड ड्रिंक्स पे लगा दें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, एनर्जी ड्रिंक्स हो, सारे के सारे जो है ना वो सेम, जो 4% मतलब एक गिलास आप ले लें टॉयलेट क्लीनर, कोई भी टॉयलेट क्लीनर ले लें एक गिलास, और सेम गिलास आप जो दूसरा है वो ले लें आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लें, दोनों को आप लेबोरेटरी में भेज दें और उसे इसका पीएच वैल्यू टेस्ट करके बता दें, तो सेम 4%। तो वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक? तो कोई आपसे पूछे तो आपको कहना चाहिए इससे बेहतर है मुझे, मतलब आप मुझे क्या टॉयलेट क्लीनर पिलाना चाह रहे हैं?
आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इन चीजों का शऊर आएगा और लोग जानने की कोशिश सर करेंगे। नहीं आएगा। उसकी वजह देखें कि आप आजकल आप देख रहे हैं होल्डिंग बोर्ड, हाँ जी, इतने बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड है। एक बोर्ड जो है इस वक्त वो कम से कम 25, 30, 40 लाख रुपया ले रहा है और वो वहीं लगा है, जिस बिल्कुल, चौक में लगा है बिल्कुल। सिर्फ वहीं लगा है। और पूरे लाहौर में आप मुख्तलिफ जगहों पे देख लें, अभी ये इधर डीएचए में एक नया वो चौक बना है, वहां पे 5 साइन बोर्ड लंबे लगा के उन्होंने इकट्ठे किए हैं और पांचों के ऊपर सिर्फ एक ही एड उन्होंने बहुत बड़ा करके लगाया। मैं हैरान हूं कि पांचों का वो वहां पे तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ रुपया एक महीने का दे रहे हैं और वहां से जो गुजरेगा सिर्फ वही देखना है। सर वो बल्कि अब तो आपने देखा होगा हमारे जितने भी एड्स हैं उसमें लड़की ही आ रही होती है, इवन दो कि शेव के एड में भी लड़की आ रही होती है। खवातीन को पर्दे पे दिखाकर वो बेसिकली अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये वाकई ही मजरे सेहत है, इन चीजों से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, गुर्दे लोगों के खराब हो गए, जिन लोगों ने अपने आप पे ये जुल्म कर लिया, उनके गुर्दे खराब हो गए हैं, तो डॉक्टर्स उनको एक ही सजेशन देते हैं कि जी आपका आखिरी हल, ये बचने का हल यही है कि आप डायलिसिस पे चले जाएं। तो क्या वाकई ही डायलिसिस ही उनका हल है या कुदरत ने कोई ऐसा इलाज उनके लिए रखा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंसान के गुर्दे खराब नहीं हो सकते। इंसान इसी दुनिया में 900, 950 साल, 1000 साल, 500 साल, 400 साल, 150, 200 साल तक तो हमने भी देखा है, जिया है, जिंदा रहा है और उनके गुर्दे खराब नहीं हुए। अच्छा, मजे की बात है कि अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि गुर्दे 2 ही हैं, गुर्दे 3 हैं। हमने 2 ही सुने हैं सर। अच्छा, ये 2 गुर्दे जो हैं, अगर हम तीसरे गुर्दे का ख्याल कर रहे होते तो हमारे ये 2 गुर्दे जो है ना, ये जो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। ये प्रॉपर काम करते रहते, ये खराब कभी ना होते। एक तो हम वही बात कि हम दूध के डब्बों पे चले गए, डब्बों के जूस पे चले गए, कोल्ड ड्रिंक्स पे चले गए और सारे केमिकल, और फिर उसके बाद इससे ज्यादा अंधाधुंध जो काम है ना, वो हमारी अंग्रेजी अद्वियात कर रही है, जो हम अंधाधुंध धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं। एक दिन में हमने 10-15 दवाइयां एक टाइम में सुबह उठ के खानी है, फिर दोपहर को खानी है, शाम को भी खानी है। कब तक खानी है भाई? वो सारी जिंदगी खानी है जी। किसने कहा है? डॉक्टर ने कहा है। तो बस हम उस पे लगे। जो पैराडोल है बेसिकली, ब्रूफिन और पैराडोल, वो तो अब हर घर की जरूरत बन गई है, करियाना स्टोर से ही मिल तो जाती सर है। पैनाडोल को बैन हुए पाकिस्तान में 7 साल हो गए। मगर सर मिल रही है हर जगह पे। तो मिलेगी। जब डॉक्टर को बुखार उतारना नहीं आएगा तो क्या करेगा? उसको पैनाडोल से उतारना आता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी बात, वो जो गुर्दों की आप कर रहे थे, डायलिसिस का मतलब है, बेसिकली लफ्ज है हेमोडायलिसिस। जी, हेमोडायलिसिस का मतलब है कि इंसान के खून को साफ करने का। एक मशीन बनाई गई जी। अच्छा, ये बनी क्यों थी? ये मशीन इसलिए बनाई गई प्लाज्मा के लिए ना। जब ट्रांसप्लांट किडनी की बात होना शुरू हुई थी, तो उन्होंने उस वक्त 8-10 महीने, 1 साल लग जाता था डोनर ढूंढने के लिए, क्रॉस मैचिंग और बहुत सारी चीजों के लिए। उतनी देर तक कुछ पेशेंट सीरियस होकर डेथ हो जाती थी या बहुत ज्यादा कोमा और सेमी कोमा में चले जाते थे, क्रिटिकल प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती थी उनकी उससे ज्यादा। इसलिए उन्होंने कहा कि यार अगर इनके खून को साफ कर लिया जाए या कर लिया जाता तो ये ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाते और मामला जो था ना वो इनकी लाइफ रुक जाता। अच्छा, उसके लिए उन्होंने एक मशीन बनाई, लेकिन वो मशीन बाद में बिजनेस बन गई और बिजनेस इस तरह से बन गई कि अब आप जाकर पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी के गुर्दे वाश नहीं हुए, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि गुर्दे वाश हो रहे हैं, वहां खून साफ हो रहा है। अच्छा, खून साफ करवा के लोग घर आ जाते हैं, इलाज क्या करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर मरीज ने कहां जाना है? तो ये डायलिसिस क्या करवानी चाहिए या इसका कोई कुदरती हल है? देखें, डायलिसिस जो होता है ये जान बचाने के लिए तो किसी हद तक जरूरी हो सकता है, मतलब ब्लड को आप साफ कर सकते हो, साफ किया, लेकिन अपने गुर्दों का इलाज करें। आपके गुर्दे जो है वो कुदरती हल क्या है सर? आप कुदरती हल ये है कि हम एक पेशेंट को एक दवाई देते हैं और वो जो दवाई देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देते हैं, जिसने अपने गुर्दे को कुदरती तौर पे वॉश करना है। वो क्या है सर? वो हम उसकी दवाई एक बना के देते हैं, वो उसमें पानी में डाल के उसको पीना है और वो पानी में जब डाल के पीता है तो वो उसके गुर्दे खुद ब खुद वॉश होना शुरू हो जाते हैं। सर इसकी कोई टेस्टिमनीज, कोई ऐसी एग्जांपल्स आपके पास हैं जिन लोगों ने ये चीजें यूज की और उनको बहुत शिफा मिली? बिकॉज सुनने वाले ना सर वो उसे कोरिलेट कर सकेंगे। बेशुमार लोग हैं, मतलब मेरे पास आम पब्लिक से लेके जजेस तक के पेशेंट्स मौजूद हैं जिनके किडनी फेलियर था और मसाइल थे और उसके बाद वो ठीक हुए। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं दूसरे मुल्कों में, मेरा आना जाना भी होता है और दूसरे मुल्कों से लोग मेरे पास पाकिस्तान इलाज के लिए भी आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो दवाई आप फीस भी वो वाली जो हम गुर्दे को कुदरती तौर पे वॉश करने के लिए जो वो हम फीस भी ले देते हैं। अगर वो दवाई लेते रहे तो आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं होगी, वो आपके गुर्दे को वॉश करेगा। डायलिसिस तो गुर्दे वॉश नहीं हो रहा। ओके, मेन चीज ये। दूसरी बात आ गई कि उसके साथ हम इलाज भी कर रहे हैं, इलाज के लिए अलग दवाई भी होती है, इलाज के लिए उसकी खुराक भी होती है, उसका परहेज भी होता है। उन सारी चीजों को जब वो पूरे को लेकर चलता है तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी ठीक होता है, उसके गुर्दे जो है वो तेजी से काम करते हैं और डायलिसिस से मरीज की जान छूट सकती है। सर डायलिसिस से जान छूटना तो मेरे ख्याल में
एक इतनी बड़ी अजियत होती है, हर हफ्ते में आप 2 बार जा रहे होते सर 3 दफा जा रहे हो, 2 से 3 हर दफा 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप डायलिसिस जा रहे होते होते हैं हो और 4 से 6 घंटे आप वहां पे लेटे हुए होते हैं और उसके बाद 2 दिन में आपका फिर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और उसमें असल में मरीज को अभी तक ये नहीं पता। मुआलिज का इंतखाब करते हुए हमें जो है ना बड़ा सोचना चाहिएगा कि मुआलिज का इंतखाब क्या हो। मुआलिज में वो 5 इलाज करने वाले, उसके 5 कम से कम ये क्वालिटीज हो। नंबर 1 वो तशखीस करना खुद जानता हो, उसके बाद वो दवाई अपनी बनाना जानता हो, अपनी दवाई खुद बनाना जानता हो, उसके बाद वो खुराक के मतलब समझता हो, परहेज के मतलब जानता हो, और उसके बाद मरीज का लाइफस्टाइल और उसके मिजाज को इंटरनली और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसको चेंज करना जानता हो। अगर ये 5 क्वालिटियां जिसमें है उसके पास चले जाएं, वो आपको इस बीमारियों से, तमाम बीमारियों से, कैंसर तक की वो निकाल लेगा। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम एलोपैथी तरीका इलाज जो कि फरंगी तिब है, जिसके पीछे सिर्फ महज पैसा कमाना और बीमारियों में धकेलना और उस दलदल में फंसाए रखना है, उनमें उनके किसी मुआलिज में ये 5 क्वालिटियां नहीं है। ना वो तशखीस करना जानता है, ना उसको दवाई अपनी बनानी आती है, ना बनने का पता है कि कैसे बनती है, ना ही उनको ग़िज़ा की कोई किताब पढ़ाई जाती है। सर ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, ना उनको परहेज का पता है, ना उनको लाइफस्टाइल बदलने का पता है, ना इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो समझता है मरीज की। तो मुझे ये बताइए कि हम उसके पीछे हैं जो वो हमें बीमारी से निकालेगा, वो अपना इलाज नहीं कर सकता। सर डॉक्टर तो चले अपना काम कर रहे हैं ना सर, अवाम भी इस चीज को समझ नहीं रही है। हालांकि इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत इन चीजों के लिए बारे में कुरान पाक में भी फरमाया है और इन सब चीजों का इलाज भी दिया है, जैसे आप पहले कह रहे हैं। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो अल्लाह मुझे शफा देता है, अल्लाह से। अच्छा, एक हमारी दीन से दूरी और हमारे ईमान में कमजोरी को साबित करता है कि हम डॉक्टर्स के बाद, ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर्स के बाद बार बार जाते हैं और हजारों रुपए उनके पास। सर मैं इसमें ये कहता होता, कुदरत से जंग, फितरत से दूरी, कुरान से लाइलमी, बीमारियों की इल्लत व असबाब है। बिल्कुल बिल्कुल असल ये हमें ये चाहिए कि हम अपनी फितरत और नेचर की तरफ लौटें। अलमिया ये है कि अगर मरीज भी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ है और मरीज भी अगर चाहता है मैं किसी और तरीका इलाज में चला जाऊं, तो उसके जो घर वाले या घर के अलावा जो रिश्तेदार और करीबी रिलेटिव होते हैं, मशवरा वो मशवरा देने वाले जो है ना, वो मुफ्त में वो कहते हैं नहीं नहीं जो डॉक्टर है वही है। और फिर बाद में अच्छा हम दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह शफा अता फरमा दे। अच्छा, शफा के लिए दुआ अल्लाह से और दवाई मेडिकल स्टोर से, तो शफा कहां से आएगी? सर वो मशवरे देने वालों से मुझे याद आया सर, वो जो मशवरा देते हैं ना सर, अक्सर फैमिलीज में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं कि यार ये मेडिसिन आपने को जरूर खानी है। तो वो एक मेरे जानने वाले थे, तो हम किसी को हॉस्पिटल चले गए, तो वहां पर उनको मास्क लगा हुआ था, तो वो जो मशवरा देने वाले थे उन्होंने उनका मास्क हटाया कि यार थोड़ी फ्रेश एयर लेने दो। मैंने कहा अगर फ्रेश एयर के चक्कर में इन्होंने गुजर जाने, मेहरबानी करें वो दोबारा लगाएं। तो ये ऐसे लोग सर हमें मशवरा दे रहे होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं सियाने की एक मिसाल यूं देता हूँ, ये मैं इसको कहता हूँ सियाना। जी जी। सियाना ये था कि एक जहाज में कुछ लोग सफर कर रहे थे, तो पायलट ने कहा कि जहाज जो है ना वो क्रैश हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये जमीन पे गिरेगा और हम सारे खत्म हो जाएंगे। तो उसने कहा कि जी मैं चूंकि पायलट हूं, मेरे पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, तो लिहाजा क्या करें कि मैं एक पैराशूट बांधता हूँ जी, और मैंने जंप करता हूँ, आपको तरीका भी बता दूंगा और मेरा बचना भी जरूरी है, क्योंकि मैं पायलट हूँ, मेरे पे बहुत खर्चा होता है। तो वो जंप कर गया। अब पीछे थे 3 लोग और पैराशूट थे 2। एक बुजुर्ग था, एक जवान था और एक बच्चा था। अब वो तीनों ने आपस में सोचना शुरू हो गया कि यार पीछे पैराशूट 2 हैं, बंदे हम 3 हैं। तो वो उनमें जो मर्द था, जो अंकल टाइप, वो कहता है जी मैं बहुत सियाना हूं, मैं लोगों को सियाने सियाने अच्छे मशवरे देता हूं, तो मेरा भी बचना कौम के लिए बड़ा जरूरी है। तो उसने एक पैराशूट पहना और वो भी जंप कर गया। बच्चा जो था वो रोना शुरू हो गया। तो बुजुर्ग ने कहा कि मैंने जिंदगी गुजार दी 70-80 साल, अब मेरा क्या। उसने बच्चे को लिया, उसको पैराशूट बांधा और उसको कहता है कि यार तुम जंप करो, तुमने अभी बहुत कुछ देखना है, तुम्हारी अभी उम्र है, तो तुम जंप करो, मेरी खैर है। मैं जहाज क्रैश भी हो गया, बच गया, ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मैंने जिंदगी गुजार ली, काफी सारी ना देख ली। तो मुख्तसर ये कि उसने, वो बच्चा फिर रोई जा रहा है, तो बाबा उसको कहता है कि बेटा अब क्यों रो रहे हो, मैंने तो अपना पैराशूट भी तुम्हें दे दिया, मेरे पास तो नहीं बचा जी। कहता नहीं बाबा जी वो पैराशूट पड़ा है, तुम भी बांधो तो तुम भी बच जाओगे। तो उसने कहा फिर तुम क्यों रो रहे हो? कहता है मैं इसलिए रो रहा हूँ, वो जो सियाना था वो मेरा स्कूल बैग पहन के जंप कर गया। बिल्कुल। तो मैं सियाने को यूं कहता होता हूँ कि हर घर में हर मरीज के साथ, मेरे पास जो पेशेंट आता है, हर मरीज के साथ एक सियाना होता है।
सर मुझे ये बताएं कि सर आजकल लड़कियों में तो रिवाज था गोरी रंगत का, अब सर लड़के भी वो इंजेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वो गोरी रंगत के लिए तगो-दो कर रहे हैं। तो आप उनके बारे में कोई इसके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दीनी नुस्खा है जिसको यूटिलाइज करके लोगों की रंगत हमेशा के लिए सफेद हो जाए? देखें, सबसे पहले तो हमें कुरान की बात को समझना पड़ेगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह कहफ है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं अज़ का तामन, उम्दा और तरोताजा खाओ। बिल्कुल। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 259 है कि फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीजों पे गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं। फिर कुरान में सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं 11 और 12 नंबर आयत में वल हब्बु जुल अस्फ़ वर रेहान फबैयला अरबिकमत फसबान, वल हब्बु का मैंने और भूसे वाला अनाज। ठीक है, इन बातों को गौर में ज़हन में रखना है। फिर इसी तरह से सूरह मरियम की आयत नंबर 61 में अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत में कोई बेहुदा लायानी बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे और उन्हें वहां उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। वो कराओ आशिया का लफ्ज यूज हुआ है, सुबह शाम। तो सो हमें सुबह शाम लेना है, हमें उम्दा और तरोताजा खाना है, हमें गला सड़ा खाना और इन चीजों से बचना है अकॉर्डिंग टू कुरान। तो हम बीमार ही इंसान के साय को नहीं छू सकती सर, अगर हम करें तो सही। मैं सर ये चाह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? जितना फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, प्रोसेस फूड है, जो फैक्ट्रियों से जो चीजें पहले से तैयारशुदा आ रही हैं, मार्केट में आ चुकी हुई हैं, और जितने भी हम फ्रिजों में रख के खाने खा रहे हैं, कच्चा या पकाकर फ्रिज में रखकर खाते हैं, ये सारी की सारी बीमारियां। अगर हम सर अक्सर रात का जो खाना बच जाता है उससे हम नाश्ता करते हैं, क्या वो फ्रिज का बचा हुआ खाना पड़ा हुआ वो मजरे सेहत है या नहीं है? सर मुजरे सेहत अल्लाह ने जिसने कायनात आपको बनाया बिल्कुल, वो फरमा रहा है कि उम्दा और तरोताजा खाओ। तो हमारी माएं या वो जो उससे पहले माएं थी, वो आप देख लीजिए वो क्या करती थी, रात को आटा ताजा गूंदा, ताजा पकाया, खत्म, सुबह उठ के ताजा आटा गूंदा जाता था, ताजा हड्डी तो सर फ्रिज में रख देते सर जो आप फ्रिज में रखेंगे, चावलों पे दही डालकर खाना मुजरे सेहत है। फ्रिज के अंदर चावल रखकर निकाल कर गर्म करने, फिर ठंडे करने, फिर गर्म करने, बार बार, ये गलत है। फ्रिज में से दूध निकाल के ठंडा पीना मुजरे सेहत है। चावलों पे सर अगर दही डाल के नहीं खाए तो फिर क्या खाएं? ये कहाँ लिखा है कि चावलों पर दही डाल के? सर वो ये तो अब रुझान है ना इस चीज का। रुझान तो बहुत कुछ है। बिल्कुल। रुझान तो फिर पूरी दुनिया में लोग बहुत ज्यादा शराब नोशी भी करते हैं, तो फिर हमें उनको तो नहीं देखना। हमें ये देखना है कि चावलों पर दही डालकर तिब्बे नबवी की रोशनी में इंतहाई मुजरे से था, इसलिए कि चावलों का मिजाज और दही का मिजाज और उसके ऊपर डाल के उसको खाना गलत है। इसी तरह से दही के साथ मूली, खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, तो सैलेड बनता है सर प्रॉपर। लेकिन हम तो उसके अंदर काट के सैलेड बनाते हैं, रायता बनाते हैं। हाँ जी। सब्जियों वाला या कह लें सैलेड वाला रायता, और फिर उस रायता मुजरे सेहत, फिर उसको चावलों के ऊपर डालकर मुजरे सेहत कर लेते हैं, तो फिर बीमारियां नहीं आएंगी तो क्या होगा? स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक लोग पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। स्ट्रॉबेरी खट्टी होती है, दूध फट चुका होता है, लेकिन चूंकि दूध ठंडा, स्ट्रॉबेरी ठंडी या बीच में बर्फ डाली होती है, हमें पता ही नहीं होता। हम वो गटागट ठंडा खराब दूध, फुटा हुआ दूध जो है वो रोजाना पॉइजन की शक्ल में पी रहे हैं, तो जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और खुसूसन जो हमारे घरों में, फैमिलीज में जो औरतें होती हैं वो इसका बहुत ज्यादा शिकार होती हैं। तो एलोपैथी तो आज तक इस हद तक नहीं पहुंची कि उसको क्योर कर सके, मगर आप कोई कुदरती अमल ऐसा बताएंगे कि जिसको यूटिलाइज करके हम उस डिप्रेशन से बच सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है। इस वक्त जितने भी है ना हमारे यहाँ जो पेशेंट्स हैं जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा, इसके अलावा जिन भूत जादू टूना साया वगैरह, ये बेसिकली सारे के सारे जो है ना ये एक बीमारी है, एच पैलोरी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी, ये सारे के सारे उसका शिकार है। हेलिकोबैक्टर पैलोरी ये होता है कि आपके मैदे के अंदर अल्सर जख्म हुआ और उसके बाद उसमें ताफुन पैदा हुआ और उसमें पीपस रेशा टाइप पैदा हुआ और उसमें कीड़े पैदा हो गए। और WHO का ये कहना है कि इस वक्त 4 अरब 97 करोड़ जो पेशेंट है वो रजिस्टर्ड है दुनिया में एच पैलोरी के, यानी कि टोटल आबादी इस वक्त दुनिया की 7, 7.5 या 8 अरब। टेस्ट होता है करवाने के बाद? इसका टेस्ट भी होता है। टेस्ट इसका ये होता है कि आप एच पैलोरी बाय एलाइजा मेथड में करवाएंगे, IgA, IgG, IgM, तो वो अगर पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा वो आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो एडिक्ट हो चुकी हुई है, इस मेडिसिन की फंस गई हुई है एच पैलोरी की बीमारी में। और सबसे बड़ा जो अलमिया इस वक्त ये है कि मैदे की खराबी में जो हम एंटा एसिड लेते हैं
वो नुकसानदेह है, क्योंकि एसिड से ही एंटा एसिड है बिल्कुल और वो आपके मैदे के अंदर एसिडिटी तजाबियत को मजीद और बिगाड़ते बढ़ाते हैं बिल्कुल। और उसको चार चांद लगाते हैं। लेकिन यहाँ लोगों से पूछ के देख लें, वो कहते हैं नहीं पिछले 4-5 साल से 8 साल 10 साल 15 साल हो गए मैं मैदे की दवाइयां खा रहा हूँ। भाई ये दवाइयां आपके लिए नुकसानदेह हैं, आप एच पाइलोरी तक पहुंच चुके हुए हैं, आगे आपके मैदे के कैंसर तक पहुंच चुके होंगे। सर राइजिक टैबलेट जो है ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज की जाती है, और वो भी सुबह सुबह निहार में, तो क्या ये भी मैदे पे? सर एंटा एसिड है ना, जितनी भी मैदे की दवाइयां वो एंटा एसिड से ही प्रोड्यूस्ड है। बिल्कुल अच्छी। तो वो नुकसानदेह है मैदे के लिए, जो कि मैदे में तजाबियत एसिडिटी हुई तो उसकी वजह से आपके मैदे में ये मसले पैदा हुए। मैं जो समझ रहा हूँ आपकी बात से कि जो डिप्रेशन के मरीज हैं वो एच पाइलोरी का टेस्ट करवाएं और उसको ट्रीट करें तो उनका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। सर जितने मेंटल हॉस्पिटल में, जितने साइकोट्रिस्ट के पास है, जितने साइकोलॉजिस्ट के पास हैं और जितने ये जिन भूत जादू टूना हमलों के पास, बाबों के पास है, इन सारों के टेस्ट करवा लिए जाए और उसके बाद इनके एच पाइलोरी का तिब्बे नबवी की रोशनी में इलाज किया जाए, ये सारे के सारे ठीक हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर खत्म हो सकता है। क्योंकि ड्यू टू जो ये हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, इसकी वजह से हमारा मेंटल डिसऑर्डर हो चुका हो। सर ओसीडी जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान बार बार हाथों को धोता है और बार बार नहाता है, क्या उसका भी हल इससे क्या उसका भी इलाज है इसमें? सर बात पता क्या है, अल्लाह ताला के पास मुझे बता दीजिए कि कौन सी ऐसी मर्ज है जिसको अल्लाह ठीक ना करे। अल्लाह तो फिर तो अल्लाह ताला की जो साइंस है, जिसमें जिन चीजों में अल्लाह ने शिफा रखी है, जब तक हम उन चीजों की तरफ नहीं आएंगे, बिल्कुल नीचे देखिए ना लाहौर से सियालकोट जाना है और अगर सियालकोट वाली बासी या कोई गाड़ी नहीं मिल रही तो बाकी पूरे पाकिस्तान को गाड़ियां मिल रही, तो उन सारों में सफर करते रहेंगे तो सियालकोट तो नहीं। और अगर मैं आपको कराची वाली गाड़ी में टिकट लेके मैं बैठा देता हूँ फ्री में, हाँ जी, और उसके बाद आप कराची पहुंचेंगे, आपको सियालकोट नहीं आने वाला, बल्कि सियालकोट आपकी कमर के पीछे, आप और दूर हो। तो यही फितरत और नेचर के खिलाफ हम अंग्रेजी तरीका इलाज में कर रहे हैं। मरीज अक्सर आगे कहते हैं वो जी इसलिए भी करते हैं कि हमें मुफ्त में मिल रहा था। हुकूमत को ये चाहिए जो इस वक्त है, जैसे इंडिया में हुआ, वहां पे एक अलग मिनिस्ट्री बनी और तमाम तरीका इलाज जो थे अंग्रेजी के अलावा, उन्होंने वो सारे एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे करके उन्होंने अलग एक मिनिस्ट्री बना दी। और वहां पे आप अंदाजा करेंगे कि 1500 बेड के हॉस्पिटल है नेचुरोपैथी के, और पाकिस्तान में एक भी नहीं है अभी तक। पाकिस्तान में नेचुरोपैथी का लफ्ज मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ, बाकी पूरी दुनिया में आपको नेचुरोपैथी का लफ्ज मिलेगा। तो सर अगर फी सबीलिल्लाह जो हमारे देखने वाले सामाईन सुनने वाले, उनके लिए कोई आप डिप्रेशन से निकलने का एक मुफीद मशवरा और कोई ग़िज़ा ऐसी बताएं जिनसे उनकी हेल्प हो सके? देखें, उनको ये चाहिए कि वो तो एक तो ये है कि वो अदरक, जीरा और पुदीना 3 चीजों का कहवा बनाकर पीना शुरू कर दें 3-4 टाइम दिन में। ठीक हो गया। इसके अलावा वो कद्दू जो हमारे यहाँ देसी कद्दू है, जो आप सल्लल्लाहु की बड़ी मरगूब ग़िज़ा रही है, आप एक कद्दू लें छोटे साइज का, छोटे से मुराद जैसे हमारे यहाँ एप्पल होता है, सेब या किन्नू, इस साइज के छोटे कद्दू भी मार्केट में मिल जाते हैं। आप एक कद्दू लें, उसको अच्छी तरह धो के साफ करके उसको मोटा मोटा काट के आप उसको 1 गिलास दूध में डाल के, जूसर में डाल के आप उसको शेक कर दें। कद्दू का मिल्क शेक बहुत अच्छा है। अगर दूध में नहीं डालना तो आप 1 गिलास पानी में डाल के तो आप उसको शेक करके तो उसको बना लें, और उसके अंदर आप या शहद डालें, और अगर शहद नहीं है तो फिर 7 दाने काली मिर्च लेकर उसको पीस के वो उसके अंदर डाल के तो उसके साथ आप उसको पीना शुरू कर दें। इससे अच्छी हेल्दी ड्रिंक और कोई नहीं। और ये हेल्प करेगी इसमें, ओसीडी वगैरह में, सारी चीजों में करेगी। आप किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी में कद्दू का शेक या कद्दू का जूस पिलाकर उसको 15-20 दिन उस पर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल सर हमारे यहाँ ये समझा जाता है, बल्कि पहले भी आपने ये बात की कि हमारे यहाँ जी फ्रिज ले लिया हमने, तो अब सारी चीजें जो है ना वो तरोताजा रहेंगी, और बहुत ज्यादा इस चीज पे जोर भी दिया जाता है कि यार कि अगर आप फ्रिज में से चीज निकाल के खाओगे तो वो फ्रेश होगी। तो इसके बारे में सर आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा उनको एजुकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये चीजें कितनी ज्यादा अनहेल्दी हैं। देखिए सर, दीवार पे नमी आए, दीवार पे नमी हो तो क्या उसका प्लस्तर नहीं जड़ता, रंग खराब होता है, पेंट कलर टेक्सचर जो भी है वो उखड़ता है। इवन टाइलें भी लगी हुई हो बाथरूम में, नीचे से नमी आ जाए तो टाइलें भी गिरती हैं। ये मैं नमी का एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। अब आप आ जाएं, कपड़े खवातीन धो के घरों में डालती हैं और सारा दिन वो धूप में पड़े रहते हैं, शाम को अंदर इकट्ठे किए और उसके बाद उनको बैठ के वो तय करती हैं किसी भी कपड़ में रखने के लिए। जिस कपड़े में माइनर सी नमी हो जी, तो उसको वो तय करके उन्हीं कपड़ों के साथ कपड़ में क्यों नहीं रखती? बिल्कुल, कि वो उल्ली आ जाएगी, फंगस आ जाएगी, बैड स्मेल आएगी और सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये नमी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब फ्रिज खोलें और उसके अंदर नमी चेक करें कितने % नमी है। वहां तो नमी। अच्छा, उस नमी में जो चीजें हम रख रहे हैं वो क्या हमारे नजदीक
कितना का फ्रेश होंगी, कितनी खराब होंगी, कितनी बिगड़ी हुई होंगी, उनको हम नहीं देख रहे। वहां पे जितना बैड बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, जितना तफन आ रहा है, लेकिन बजाहिर हमें वो चीज नजर। सर लेकिन दूध भी हम नहीं रखेंगे, दूध आप फ्रिज में रखते हैं, तो अगर फर्ज करें कि दूध आपने ठंडा ठंडा पी लिया और मैंने कहा नहीं जी ये गिलास मैंने ठंडा नहीं पीना, मुझे गर्म कर दें। गर्म करने के लिए जब वो चूल्हे पे रखा गया मेरे लिए, तो वो फट गया, तो आपने कैसा पिया? फिर फटा हुआ, खराब। ठंडक में नहीं पता चलेगा कि चीज खराब है, या सालन ठंडा ठंडा खाएं तो कोई पता नहीं चलेगा, गर्म करेंगे अच्छी तरह तो फिर पता चलेगा सालन खराब है या सही है। तो अब सही से मुराद अगर उसमें बदबू या स्मेल बैड नहीं आ रही, तो इसका मतलब नहीं कि सही नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरिया। आप आटा पैदा हो चुका होगा। सर आप आटा गूंद के फ्रिज में रखते हैं? जी बिल्कुल। पड़ा आप 2-2 दिन रखते हैं, 3-3 दिन रखते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ 2 घंटे फ्रिज में आटा रखें गूंद के, और उसके बाद 1 चम्मच आटा लें, करीब किसी स्कूल में चले जाएं, साइंस की लेबोरेटरी होती है हर स्कूल के अंदर, अब वहां जाएं, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको सिर्फ आप एक दफा व्यू कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कितने कीड़े नजर आ रहे हैं उसके अंदर। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट एक कि नहीं जी आटा ताजा गूंदे भाई, और फ्रिज में क्या रखना है? आप एक फ्रिज के अंदर एक दिन में जो बिजली का खर्च हो रहा है जी, और उससे जो हमारे मुल्क की मैशत का पहिया जाम हुआ पड़ा है, हमें उसका अंदाजा ही नहीं, और हम उस पर बिल कितना अदा कर रहे हैं, और फ्रिज में जो चीजें पड़ी हैं उसकी सिर्फ मार्केट वैल्यू देख लें कितनी है, और बिल का खर्चा देख लें कितना है, अंदाजा हो जाएगा। सर एक औरतों में ज्यादातर देखा गया है कि सर वो 40 क्रॉस करेंगी तो ऑर्थराइटिस हो जाता है, उनके घुटनों में पेन शुरू हो जाता है। इसके लिए वो डिफरेंट इंजेक्शंस भी लगवाती हैं, बहुत सारी पेन किलर्स भी खाती हैं, जिनसे उनके गुर्दों पे इफेक्ट होता है। तो आप कोई कुदरती अमल इस तरह का बताएंगे कि वो ऑर्थराइटिस को ट्रीट किया जा सके? देखिए, पहली बात तो ये कि जब दर्द होती है तो दर्द किसी खराबी का इजहार होता है। मोबाइल पे बेल बजेगी तो क्या होगा? फोन कॉल आ रही है। अच्छा, अगर हम उसको वाइब्रेशन पे, जैसे अभी हम वाइब्रेशन पे लगा के बैठे हुए हैं, तो वाइब्रेट होगा, और अगर हम उसको साइलेंट पे कर देंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। पेन दर्द का इजहार, किसी खराबी का इजहार होता है। दर्द एक अलार्मिंग है। हम क्या करते हैं? पेन किलर खाते हैं और उस अलार्म को बंद कर देते हैं, उसको साइलेंट मोड पे कर देते हैं। दिमाग में हवासे खमसा में खम्स महसूस करने वाला सुन्न हो जाता है। दर्द हो रही होती, महसूस नहीं होती, कुछ घंटे अच्छे गुजर जाते हैं। लेकिन वो दवाइयां हमारे जिगर को, हमारे हेपेटाइटिस को फैलाने में, यरकान में, कैंसर तक के लिए, मैदे के और जिगर के, उसके अलावा हमारे तिली को बिगाड़ने में, उसके अलावा हमारे आंतों के अल्सर में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेन किलर है, ये हमारे जोड़ों में जाकर जो रतूबात होती हैं उनको खुश्क कर देती हैं, उनको खुश्क कर रही होती हैं। दर्द महसूस नहीं हो रही, लेकिन कुछ अरसे के बाद जोड़ों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर डॉक्टर कहता है जी लाएं आप कोई 28, 30, 35 लाख रुपया, घुटने चेंज करवा लें। तो हमें नहीं उसकी तरफ नहीं जाना, हमें फितरत और नेचर के मुताबिक उसका इलाज करना है। नेचुरली कौन सा इलाज? हाँ, आप अदरक लें, जीरा लें, अदरक, जीरा, पुदीना, दालचीनी और कलवंजी, 5 चीजों का कावा बनाकर ठीक हो गया। ये सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो जिनको डॉक्टरों ने घुटने नी रिप्लेसमेंट की बात भी कर दी हुई है ना, वो भी इंप्रूव करना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए चावल छोड़ना है, उसके लिए बड़ा गोश्त छोड़ना है, उसके लिए बादी और ठंडी चीजें छोड़नी है। लेकिन मुसीबत ये है कि गिजा का माहिर पाकिस्तान के अंदर चंद गिनती के लोग होंगे जो गिजा को, असल गिजा को समझते हैं कुरान के उसके मुताबिक। आपको न्यूट्रिशनिस्ट मिल जाएंगे जो गोरे की थ्योरी को जानते, जो कहते हैं कम कैलोरीज करो। कम कैलोरीज कौन सी? वो कहता है ब्रायलर ले लो। जी बिल्कुल। ब्रायलर क्या करेगा? जो आपके लिए मतलब बेशुमार बीमारियों का खुद मजमू है, वो आपको क्या करेगा? सर ब्रॉयलर तो अब ज्यादा देखा गया है कि डायबिटीज करने में ब्रॉयलर का बहुत ज्यादा हाथ है। सर, तो ये डायबिटीज के पेशेंट जो हैं उनके बारे में कोई आप मुफीद मशवरा देना चाहें? सर, दालचीनी का पाउडर बनाएं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, रात को अदरक, जीरा, पुदीना के कावा के साथ उसको लेना शुरू कर। सर वो जो इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो इंसुलिन तो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये किसने कहा कि वो जिंदगी का हिस्सा है? वही है सर। अभी यहाँ पर ये जाना जाता है, यही सोचा जाता है कि अगर आप इंसुलिन पे है ना तो आपकी जिंदगी बच गई, अगर आप गोली ले रहे हैं तो आप तबाह हो रहे हैं। ये अमूमन मिथ है हमारे यहाँ लोगों में, आम रवायत है। मिथ भी तो किसी ने डाली। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ लेवल था शुगर का, असल लेवल का, वो क्या था? 120 आई गेस। सर आप तो फिर वो उसका शिकार है ना, जो जिन्होंने ये बात फैलानी। एक्चुअल ये था कि जब आपकी शुगर लेवल आपका 200 तक है तो आप नॉर्मल है। नॉर्मल, अच्छा। 200 से 250 के दरमियान है तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना है, दवाई नहीं खानी। 250 से 300 के दरमियान जाए, जब जाए तो उस वक्त उस दिन आपको कोई एक दवाई लेनी है कंट्रोल करने के लिए, अगर आपने वही लेनी है। लेकिन किसी ने उस लेवल को नीचे ले आए, नंबर नीचे कम ले आए,
उसको 180 पे ले आए, 120 पे ले आए, वो उसको भी 90 पे लाने के चक्कर में। तो उससे क्या हुआ, एक रात के इस फैसले से क्या हुआ, अगले दिन करोड़ों तादाद मरीजों की बढ़ गई। तो दवाइयां बिकी या नहीं? बिल्कुल। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ मरीज हैं, शुगर के, डायबिटिक पेशेंट है, रजिस्टर्ड पेशेंट है। अब 5.5 करोड़ मरीजों के साथ पाकिस्तान जो है वो कंपनियों की मंडी बना हुआ है या इलाज का मंडी बना? तो वो तो अपनी दवाइयां बेच रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए बिकॉज इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में आपने? सर देखें, आप गूगल पे जाके वहां पे लिखें कि सोर्स ऑफ इंसुलिन, तो आपके साथ गूगल आपको जवाब देगा कि पोर्क या पिग सुअर, पोर्क भी उसी को कहते हैं सुअर को। तो जो सुअर का पैंक्रियाज लबलब है उसमें से जो इंसुलिन उसके लिए निकल रही है, वहां से वो उसको व्यास्पी करके निकाल रहा है और इंसानों को इंजेक्शन में भर के लगाने के लिए दे रहा है। हलाल और हराम की तमीज भी खत्म हो गई। सर हलाल और हराम की तमीज तो जिंदगी बचाने के लिए मेरा नहीं ख्याल, अगर आप जिंदगी आप बच सकती है तो आप इसको यूटिलाइज। एक हदीस है, एक हदीस जो मुझे मिली है वो ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो कि आपकी कोई सुनने वाला ना हो, आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, आपके पास हलाल ज़राए मुयस्सर ना हो, बिल्कुल ठीक है, और आप पे बार बार गशी के दौरे आए और आप बार बार बेहोश हो जाएं, फिर पता नहीं कितनी देर बाद होश आए, फिर उसके बाद ऐसा हो और आपको फील हो कि निजा की कैफियत शायद तारी होगी और मैं मर ना जाऊं, मौत ना आ जाए, तो फिर आपके इर्द गिर्द अगर कोई हराम ज़राए मौजूद है तो आप उसको सिर्फ इतनी कलील मिकदार में लो कि आपकी निजा की कैफियत बदले। अब मुझे ये बताएं कि जहां आप इंसुलिन लगा रहे हैं सारे के सारे, वहां बताएं कहां आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपके पास कुरान मौजूद है, तिब्बे कुरानी मौजूद है, तिब्बे नबी मौजूद है, आपके पास हलाल क्या इलाज मौजूद है। क्या इलाज आप क्या सर रेकमेंड करेंगे? इलाज इस तरह नहीं होगा कि कोई यहाँ बैठ के कुछ चीज बता दें कि फलाह करोगे तो उसका ठीक हो जाएगा। हर एक की शुगर की 3 किस्में हैं। आप कहेंगे जी, आप फिर वही चले गए गोरे की थ्योरी पे कि टाइप 1 एंड टाइप 2। अब मैं सवाल करता हूं, टाइप 1 वाला अलग है, टाइप 2 वाला अलग है जी, लेकिन आगे चल के ये दोनों को जब एक ही चीज दोनों को डॉक्टर शुरू करवा देता है, यानी एक इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ अरसा के बाद यानी एक गोलियों पे लगा और उसको बाद में इंसुलिन भी लगाना शुरू कर दी गई, और एक शुरू से इंसुलिन पे लगाया गया और आगे चल के उसको गोलियां भी शुरू करवा दी गई, तो फिर दोनों चीजें शुरू हो गई, तो फिर दोनों टाइप्स उसमें इकट्ठी हो गई? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये टाइप 1 टाइप 2 सिर्फ हमारे पास और कोई इलाज मुझे डायबिटीज होगी सर, किसने का इलाज नहीं है? हम उस इलाज की आप बताइए, अंग्रेजी तरीका इलाज छोड़ के आपको डायबिटिक है तो कितने आप दूसरे तरीका इलाज को कितने को सर मौसर जो मिल रहा है हमें, जो चीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमें लगता है कि बेहतर है हम तो उस तरफ जाएंगे। जिंदगी बची सर, जिंदगी का स्पैन तो टांगे कटी 2.5 लाख पाकिस्तानियों के गैंग्रीन हो रहे हैं और 2 लाख के टांगे कट रही हैं, उनके पांव कट रहे हैं, तो बताइए क्या कौन सी जिंदगी बची? तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? कोई सर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि जब आप दवाई लेते हैं तो वो आपके खून में से, छुपन छुपाई का एक खेल है, लुकन मीटी हम कभी खेलते थे, ये लुकन मीटी हो रही है और हम उसको समझ नहीं रहे। हो क्या रहा है? आपने गोली खा ली, आपने इंसुलिन टीका लगाया, आपने पहले टेस्ट किया यूं 180 आया ना सर, आपकी 400 फर्ज करें, उसके बाद आपने दवाई खा ली या टीका लगा लिया, 4 घंटे बाद दोबारा टेस्ट किया खून में, कितनी 150, कितनी कम हुई 250, आप 250 पे खुश हैं, मुतमिन है जी, 250 कहां गई? खून में से कम हुई, कहां गई? आपने किसी को व्हाट्सएप की है, ब्लूटूथ की शेयर की है, लिफाफे में डाल के जी सर कहां सिक्रीट हो जाएगी? आपके खून में से निकाली, इसी इंसुलिन ने खून में से इकट्ठी की, उन्हीं गोलियों ने आपके खून में से शुगर को इकट्ठा किया, कहां लेकर गई? आपके पूरी बॉडी के अंदर जो सेल है उन सेल के अंदर जाके जबरदस्ती ठोस ठोस के उसको भर दिया गया। वो सेल अगर आपके पांव के हैं तो पांव कट रहे हैं, गैंग्रीन हो रहा है, टांगे कट रही हैं। अगर वो आपके आंखों के कॉर्निया के बैक वाले सेल हैं तो अंधापन आ रहा है। अगर वो आपके गुर्दों के हैं तो गुर्दे फेल हो रहे हैं। अगर आपके वो जिगर के हैं तो जिगर का मसला बन रहा है। अगर वो आपके पट्ठों के हैं तो पट्ठे आपके अज़वाजी जिंदगी तक आपकी जो है वो दाव पे लग गई। कोई उतना ही मुफीद मशवरा आप नेचुरली को बता सकेंगे हमें? किस हवाले से? शुगर के हवाले से। देखिए, शुगर की 3 किस्में, आसान लफ्जों में बता देता हूं, एक एक्टोडर्मल, एक मेसोडर्मल, एक एंडोडर्मल। एक का ताल्लुक दिल से, एक का जिगर से, एक का दिमाग से। और आसान लफ्जों में अगर पब्लिक को समझना होगा तो एक मरीज आपको मार्केट में, लोगों में, पब्लिक में आपको एक पेशेंट वो मिलेगा जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है, एक वो मिलेगा जिसके सिर्फ खून में आ रही है, एक वो मिलेगा जिसके खून और पेशाब दोनों में आ रही है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट जो पेशेंट है दुनिया में। अब इनमें सही जो प्योर डायबिटिक पेशेंट है वो कौन सा है? वो है जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही है, जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही है।
दोनों में आ रही है, अगर पेशाब में भी आ रही है, खून में भी आ रही वो भी शुगर का मरीज नहीं, और जिसके सिर्फ खून में आ रही वो भी शुगर का मरीज नहीं, वो रेक्ट है किसी चीज का जो उसकी बॉडी पे हो रहा है और उसकी वजह से उसका वो लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वो शुगर पेशेंट नहीं है। शुगर पेशेंट कौन सा है? जिसके सिर्फ यूरिन में आ रही, सिर्फ यूरिन में आ रही। अच्छा, ये आपको कितने मिलेंगे? अगर आप 1000 पेशेंट इकट्ठा कर लें तो बड़ी मुश्किल से 5 लोग उसमें से मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से। 100 में 1 मिल जाए बड़ी बात होगी, जो आपको जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही होगी, मतलब उसके कभी खून में नहीं आई, उसके खून और पेशाब दोनों में कभी नहीं आई, सिर्फ पेशाब में आई, वो असल शुगर का पेशेंट है। नहीं सर, शुगर के पेशेंट जो अब इसी तरह से जो बाकी हैं सर, उनका वेट लॉस भी हो रहा है सर, सारा कुछ होगा, वो तो सारा कुछ होता है, हालात तो सबके बिगड़ते हैं, वो बात है, मसाइल है, वो मसाइल है। लेकिन अब इलाज की बात जो आप कर रहे हैं, तो वो तो जब मरीज किसी मुआलिज के पास जाएगा तो वो उसको देखेगा उसकी किस्म कौन सी है, उसके रिलेटेड उसके मसाइल क्या क्या पैदा हो चुके हैं, उसके मुताबिक उसने उसको दवाई बना के देनी। अगर खून में आ रही है तो उसका क्या हाल है सर? हल उसका इलाज है, और इलाज मुआलिज के पास जाके होना है। हम यहाँ बैठकर कोई भी ऐसी चीज नहीं कह सकते कि वो फलां चीज करेगा तो उसकी घर बैठे ठीक हो जाएगी। कुदरती तौर पे कुछ ऐसी चीजें हैं सर, कुदरती मुआलिज वाले के पास जाना पड़ेगा ना, वो देखेगा। फर्ज करें कि उसको वो एक शुगर वाला आया, उसकी शुगर है, खून में है कि पेशाब में है कि दोनों में है, फिर उसके साथ किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को नहीं है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी का मैदे का मसला है, किसी का जिगर का मसला है, तो सारी चीजों को वो पूरी बॉडी को लेकर वो चलेगा। मोबाइल घर बैठे ठीक हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता, लेके जाना पड़ेगा। तो सर ऐसे ही है, मरीज को भी मुआलिज, उस मुआलिज का इंतखाब करें जो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज को समझता हो और उसके मरीज को करीब लाना जानता हो। भी ये जड़ी बूटियों में भी तो माहिर हो ना। अब ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई कह दे कि जी मैं शुगर फाते हो गया हूं, और कोई कहता है जी मैंने ये किया तो वो हो गया, और हम देखा देखी दूसरों सर हमारे मुल्क में सर वो नीम हकीम और जान का खतरा वाला बड़ी सर, उससे ज्यादा खतरनाक जो है वो आपके डॉक्टर्स हैं। आप नीम हकीम खतरा जान को नहीं, आप निकले जरा चलें, देखते हैं कितने नीम हकीम बैठे हुए हैं। उससे ज्यादा आपको डॉक्टर के पास क्लिनिक पे काम करने वाले लड़के मिलेंगे जो क्वैकरी कर रहे हैं, क्लिनिक खोल के बैठे। बिल्कुल खोल के बैठे सर, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे। ऑपरेशन कौन करेगा? सर्जन। तो जितने एमबीबीएस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं फिर, क्वैकरी या सर्जरी? सॉर्ट ऑफ दैट, मतलब सर ऐसे तो ना आप कहें, आप उधर नीम हकीम की बात आती है तो सारे उसके पीछे पड़ जाते। मेरे कहने का मकसद ये स्टीरॉइड कौन बना रहे हैं सर? ये सर स्टीरॉइड कौन बना रहे हैं? फार्मास्यूटिकल खिला कौन रहे हैं? डॉक्टर। वो 4 गोलियां लिखे प्रोटीनोरिया में, यानी गुर्दे जिसके प्रोटीन आ रही होती है पेशाब में, उसको 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 4 रात को सोते कर, वो 16 गोलियां खिला रहा है डेल्टा कॉर्टल, और वो उसको कह रहा है कि जी हकीम के पास नहीं जाना, स्टीरॉइड देगा, आपके गुर्दे फेल कर देगा। तो हकीम तो स्टीरॉइड बनाता ही नहीं, ना बनती है, ना उसको पता है। सर हकीम ऐसे स्टीरॉइड्स देते हैं, मैंने सुना है। ये सर देते हैं, सुना है ना, देते सुना है सर, मैंने लोगों के गुर्दे सर बनाता कौन है? सर वो हिकमत से पता नहीं, ये हिकमत से नहीं बनती ना। मैं आपको ले चलता हूँ हिकमत के जितने दुआ साज इदारे हैं, अब ग्रंटेड कि मैं ले चलता हूँ, मुझे बताइए स्टीरॉइड बन रही है कहीं पे? मैं आपको होम्योपैथिक इदारों में ले जाता हूँ। सर कहा जाता है कि सर ये जो नेचुरल इंसान की मतलब वो वाइग्रा जिसे कहते हैं, वो उसको पीस कर दे रहे हैं डिफरेंट मरीजों को। सर देखें, डॉक्टर व्याग्रा दे, डॉक्टर व्याग्रा खिलाए तो कुछ नहीं है, डॉक्टर डेल्टा कॉर्टल खिलाए तो कुछ नहीं है, और हकीम दे दे तो फिर सब कुछ खराब। सर जितने मरीज मैंने हकीम के पास जाते हुए देखे हैं ना सर, अगर उन्होंने कुछ स्टीरॉइड ले लिया तो वो बचे नहीं है। ये मेरी अपना जाती अच्छा, तो वही स्टीरॉइड अगर जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट दे रहा हो, या गुर्दे का स्पेशलिस्ट दे रहा हो, या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन दे रहा हो, 4 गोलियां खिला रहा हो, मैं नुस्खे दिखा सकता हूँ। तो अगर वो 16 खिला रहा हो तो फिर कुछ नहीं होगा। नहीं सर, स्टीरॉइड तो एक लास्ट स्टेज है ना, जब नहीं वो हकीम देगा तो पहली स्टेज पे दे देगा। नहीं ऐसे किसने कहा? नहीं आपको सर, वो चंद हकीम होंगे, वो हकीम नहीं होंगे जी, वो हकीम के नाम पे दब्बा होंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। जिस तरह से उधर एलोपैथिक में नर्सों ने क्लिनिक खोले हुए, डिस्पेंसरों ने क्लिनिक खोले हुए, तो उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो ऑब्वियसली डॉक्टर्स। मेडिकल स्टोर वाला जो है वो खुद बैठ के सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, तो सर डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर नुस्खा लिख सकता है? सर नहीं लिख सकता मेरे ख्याल। तो क्यों लिखता है? क्योंकि सर डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर रहा, उसको तो पढ़ाई नहीं किया, दवाई बनती कैसे, दवाई बनानी आती है उसको? नहीं उसको। तो फिर क्यों कैसे कर रहा है? एज अ फार्मासिस्ट सर पूरी दुनिया का लॉ है कि वो डॉक्टर नुस्खा नहीं लिखेगा। मुझे किसी मुल्क के डॉक्टर के पैड के ऊपर उसकी प्रेस्क्रिप्शन दिखा दें। सर मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूं। मगर सर कौन समझे तब ना सर। अब हर गली हर कॉर्नर पे ना सर एक हकीम बैठ गया है, और जो हिकमत की अपनी फैमिली से सुनी चीजें हैं वहां सर देखकर वो कुछ ऐसा मेडिसिन ऐसा हो गया। सर मेरी बात सुनिए, मैंने चंद की बात होगी। आप चले मेरे साथ, करशी यूनिवर्सिटी चलते हैं, हम दर्द यूनिवर्सिटी में चलते हैं, उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी में चलते हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में चलते हैं,
इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ले चलता हूँ आपको, ठीक है, फाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची ले चलता हूँ, जहां पे बैचलर डिग्री हो रही है, बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, हिकमत में हो रही है, और उनको सेम एफएससी वही लेवल, वही किताबें जो किंग एडवर्ड में पढ़ाई जा रही हैं वही उनको पढ़ाई जा रही हैं। मेरा बेटा फाइनल ईयर का स्टूडेंट है इस वक्त करची यूनिवर्सिटी में, उनको वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो एमबीबीएस डॉक्टर को केई में पढ़ाया जा रहा है। एक किताब उनको पढ़ाई जाती है जिसमें उन्होंने अपनी दवाइयां बनानी, उसका तरीका और नेचुरल प्रोडक्ट और उन चीजों का, कुदरती जड़ी बूटियां और उसका पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बाकी सारे किताबें सेम है। आप मुझे ये बताइए, वो जो बैठेगा हकीम सर, जितने भी 90% हकीम सर जो क्वालिफाइड होगा, यूनिवर्सिटी से नहीं निकले हुए, जो क्वालिफाइड सर, वो जो क्वालिफाइड होगा, जो क्वालिफाइड होगा हकीम हो, बिल्कुल, तो वो प्योरली तिब पे रहने वाला होगा। असल में जो हकीम के पास जाता है ना सर, कोई एजुकेटेड पर्सन किसी वाजिब वजह की वजह से नहीं जाता, और वो जो लोग जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो लोगों के पास जाते हैं, जितने सेक्सुअल रिलेशंस वाले जिनके वीक हुआ पड़ा है ना, हाँ जी, वो सारा वो सारे के सारे आप वो उसको छोड़ दें कि आप कहें कि जी वो अनपढ़ जाहिल जाते हैं, नहीं, वहां पढ़े लिखे सबसे ज्यादा डॉक्टर खुद पहुंचा होता है। अच्छा, डॉक्टर को इंपोर्टेंसी हो जाए, डॉक्टर के एजोस्पर्मिया हो जाए, डॉक्टर की बेऔलादी है, डॉक्टर का कोई मसला है, तो वो अच्छा हकीम ढूंढता है जी, वो ढूंढता है। मैं अपने पास आपको फाइलें दिखा सकता हूँ, मैं इस बात में डॉक्टर्स की फाइलें दिखा सकता हूँ, प्रोफेसर की फाइलें दिखा सकता हूँ विद उनके सिग्नेचर और थंब इंप्रेशंस के साथ। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं सर, मगर मैं ये कहता हूं कि इस चीज पे कंट्रोल जरूर होना चाहिए कि जो सिर्फ एजुकेशन लेके यूनिवर्सिटी से निकले ना वही हकीम कहलाए। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए तिब कौंसिल मौजूद है, वो प्रॉपर। अब उसके बाद भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक इदारा आ गया, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास जो बंदा भी रजिस्टर्ड है, चाहे वो होम्योपैथिक हो, हकीम हो या डॉक्टर हो, जिसके पास वो सर्टिफिकेट और उसके क्लिनिक में बस हो, आपके पीछे वो देख ले मेरे लगे हैं, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से जिसका सर्टिफिकेट लगा है वो 2 नंबर नहीं होता, वो मुस्तनद है, क्वालिफाइड है, आगे उसकी फिर अपनी रिसर्च वर्क है कितनी की वो जानता है। सर मैं बिल्कुल आपसे एग्री भी करूंगा, और असल वजह ये पता क्या है कि जितने वो जाली पीर थे ना जो तवीज और बेचने वाले थे, अब उन्होंने साथ वो हिकमत शुरू कर ली, या वो लोग जो कहते हैं ना कि जद्दी पुश्ती हमारे पास नुस्खे और हमारे बाप दादा से आए हैं, 100% गलत है। मौलवी का पुत्र मौलवी बिल्कुल ऐसे हो सकता है, फिर जज का पुत्र जज भी होना चाहिए, फिर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी होना चाहिए। तो अगर हकीम का पुत्र हकीम क्यों हो सकता है? क्वालिफाइड कराओ ना, उसको बनाओ, उसको बिल्कुल एजुकेशन लेके जाओ, प्रोसीजर से निकालें जी, बिल्कुल फिर होगा। सर मैं ये समझता हूं, मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि सर ये गुर्दे में जो पथरी होती है उसका एलोपैथी में इलाज ही कोई नहीं है, उसका अगर इलाज है तो वो हिकमत में है सर। जितने भी हकीम, जितने भी लोग मैंने देखे हैं सर, अगर वो जिन हकीमों के पास गए हैं उनकी दवाई खाने से उनकी वो पथरी खत्म भी हो जाती है और नेक्स्ट पैदा भी नहीं होती, जबकि एलोपैथी में आज तक मुझे नहीं लगता इसका कोई इलाज हो। सर वहां पे तो वो कहते हैं जी ऑपरेशन करवा लें, वो फिर बन जाती है, लेजर करवा लें, वो कहते हैं लेजर करवा रहे हैं, तो लेजर से बाद जो किडनी डैमेज होता है उसका हमें अंदाजा नहीं, हमें सिर्फ स्टोन बनती क्यों है बार बार। अच्छा मजे की बात है, चले ये हमारी खुराक की वजह से सर। आपको तो डॉक्टर कहता है पित्ते में पथरी है, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई डॉक्टर दुनिया में पित्ते में पथरी साबित कर दे तो मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम नौकर। सर वो अल्ट्रासाउंड में दिखाते हैं सर, पथरी नहीं होती, बाइल पिगमेंट होता है, सुफरा बाइल जम गया होता है, उसको पिघलाया जा सकता है। बर्फ पत्थर होती है या पत्थर जैसा होती है? जी बिल्कुल पत्थर जैसा होती है। तब अगर उसको बाहर आप धूप में रख दें, मेल्ट करें, ये रोशनी में कहीं हरारत में रखें तो मेल्ट हो जाती है। तो जो पित्ते के अंदर सुफरा बाइल जम गया हुआ है ना, उसको हम दवाई से, खुराक से, परहेज से उसको पिघला के मेल्ट कर लेते हैं, पित्ता भी बच जाता है। तो पथरी जो होती है पथरी नहीं होती, पथरी नहीं होती ना सर, वो सुफरा बाइल होता है, सब्ज रंग का, पित्ते के अंदर एक पानी सा होता है, वो जम गया होता है, उसी को पिघला लें तो पित्ता बच गया। लेकिन डॉक्टर कहता नहीं जी पित्ते का ऑपरेशन करवाएं, पित्ता निकलवा दें, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। उसके साथ 20-22 काम बाद में पित्ते के कौन करेगा? सर ये देखिए ना सर, वो सर्जरी करवाई और जान बच गई ना सर, लेट्स सपोज 15-20 मिनट में, उसके बाद सारी जिंदगी उसके बाद सारी जिंदगी कभी मोशन लग गई, कभी कब्ज हो गई, खुराक हजम नहीं होनी, दोनों वाले सुबह के खाए शाम तक उधर ही खड़े हैं। नहीं, अगर किसी के पथरी है, अगर वो आपसे किसी हकीम के पास जाता है तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि 1 से 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन में उनका ये मसला हल हो जाता है? सर 2-3 दिनों में तो कोई मसला नहीं हल हो सकता। देखें पथरी और जो जिसको वो पथरी कहता है, बाइल पिगमेंट होता है बेसिकली। डॉक्टर को लफ्ज तो सीधा बोलना चाहिए यार, उसको वो बोले कहां पढ़ा उसने कि ये पित्ते में पथरी होती है। गलतुल-आम है, किस लिए गलतुल-आम है कि अपने सर्जन को रेफर करना है, और सर्जन ने जब 1.5 लाख लेना है तो 10, 15, 20 हजार उसको भी भेज देना है। ठीक हो गया। तो यहाँ तो सारा वो कमीशन चल रहा है ना, उस पे बात है। हम ये कहते हैं कि फर्ज करें मेरे पास एक लेडी डॉक्टर आई, उनकी 30 mm थी पित्ते में, जिसको वो स्टोन कहते हैं, 30 mm। हमने इलाज शुरू किया, 20 दिन बाद उसने उसी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसने कहा जी अब 18 है, 30 से 18 पे आ गई, 12 कम हो गई। उसके बाद फिर दोबारा उसने 15-20 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाया
तो उसकी आ गई 7 पे, फिर 10 दिन और बाद करवाया। स्लो प्रोसेस है ना, सर स्लो डेढ़ प्रोसेस। सर 1.5-2 महीने में अगर आपका सर, पित्ता 1.5-2 बच जाता है, आपका पित्ता बच जाता है, तो फिर मैं ऐसे मरीज दे दूं जो ये कहते हैं कि अब काश वो पित्ता किसी वापस तरीके आ से जाए। वापस लग जाए, हम 2 करोड़ भी खर्च करने को तैयार हैं। तो बात ये नहीं कि जो चीज का जिसका इलाज नहीं कर सकता उसको काट दो। अल्लाह ताला ने इंसान को पित्ता ऐसे नहीं कोई एक गुब्बारा नुमा हाँ, थैली बिल्कुल, ऐसे अल्लाह नहीं की। दी, उसके 20-22 काम है। आपके गुर्दे में जो बनती है पथरियां जी। खुद ब खुद निकलती हैं, वो कैसे निकलती हैं? ये पित्ते के अंदर जो पानी सुफरा बाइल होता है, यही जाके खून में से उन पथरियों को टच करता है और रेजा रेजा करता है, टुकड़े करता है और निकालता है। तो जब अगर ये वहां पे ऐसा करता है तो मुझे बता दीजिए कि फिर उसके अपने अंदर पथरी कैसे हो जाएगी? सर बिल्कुल आप ठीक है। हमें ये आवश्यक पता है कि हम किस में है? हम कहते हैं 1 मिनट में आराम आ जाना हाँ जी चाहिए। बिल्कुल, ये दर्द का हल, हाँ, टीका पेन लगवा लो बस, ठीक है। उसके बाद 4-6 घंटे दर्द रुकी रही, फिर दर्द नहीं आई, दर्द तो आई। अच्छा सर, पूरी दुनिया में आपने एक तरीका मुतारिफ करवाया है, टाइम हैज मेडिसिन। ये क्या है बेसिकली, ये कैसे वर्क करता है? देखिए बड़ा आसान सा लफ्ज है, टाइम एज मेडिसिन, वक्त बतौर दवा। दवा। करना क्या होगा कि ये हमें, अगर हम अपने आप को इस टाइम एज मेडिसिन के फार्मूले पर ले आए तो यकीन करें कि बीमारी आपके साई को भी नहीं छुएगी, आपके घर में आना तो बड़ी दूर की बात है। ग्रेट। कैसे होगा कि आप सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाएं। सुबह जब उठें तो उठते ही आप नमाज वगैरह या जो भी करना है, 1 गिलास गर्म पानी लें और जमीन पे दोनों पांव पे आप बैठकर, जैसे हम पुराने दौर में कभी टॉयलेट किया करते थे उस तरीके से बैठकर आप 5 मिनट सिर्फ बैठे रहें और पानी को सिप सिप करके ना, थोड़ा थोड़ा गूंद गूंद, छोटे छोटे गूंद के साथ, लेकिन जरा गर्म हो तो वो पिए। और उसके बाद 10 बजे से पहले नाश्ता नहीं करना, और 10 बजे नाश्ता करें और उसके बाद फिर आप दोपहर को कुछ नहीं लें और शाम को 5 बजे आप अपना शाम का रात का खाना खा चुके हो, शाम को 5 बजे के बाद खाना मरीजों के लिए बंद कर दें। इसका टाइम एज मेडिसिन। एक नंबर 2, जो तंदुरुस्त लोग हैं वो सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता नहीं करें, 9 बजे नाश्ता करें और उसके बाद शाम को वो 6 बजे अपना रात का खाना जो है वो खा चुके हो। सूरज गुरूब होने के बाद खाना, यानी 10-15 मिनट तक तुम्हारे पास टाइम होता है कि वो भी जरा सफेदी होती है, जैसे आजकल हम अफ्तारी कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह। लेकिन अगर अंधेरा हो गया बाहर जरा सा भी, तो फिर जो कुछ आप खाएंगे वो आपको कैंसर, रसोलियां, गिल्टियां, मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जाएगा, आपका जिगर भी फैटी करेगा। तो टाइम एज मेडिसिन ये है कि आप इसको इस टाइम के दरमियान में मैनेज करें, दोपहर को कुछ ना लें, 2 टाइम खाना खाएं और सादा सीधी सीधी जिंदगी को आसान कर लें तो बीमारियों से। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर, वो हकीमों से जितने भी हिकमत रखते हैं उनके साथ को रिलेट किया जाता है सर, मर्दाना कमजोरी का कोई हल है हिकमत में? सर देखें, अगर कोई इस वक्त एलोपैथिक डॉक्टर जो बिल्कुल इस तरीका इलाज को नहीं मानता, वो ये भी मानता है, उसके पास आप जाके ये बात करेंगे तो वो कहेगा जी किसी अच्छे मुस्तनद कोई क्वालिफाइड हकीम को ढूंढ लें। शायद उसने खुद भी दिखाया हो। जो दिखाते हैं उसके लिए यह है कि अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी चीजें रखी हैं। मिसाल के तौर पे कस्तूरी है, जाफरान है, सुच्चे मोती है, अंबर है, मस्तगी रूमी है, रेगमाई है, इस तरह की चीजें अल्लाह ने इंसान को दी हैं। अच्छा, उसका मुआलिज, अब ये मैं चीजें बोल रहा हूं तो अब सुनकर कोई इसको बनाना शुरू कर दे तो वो इस तरह बना नहीं सकता। होना क्या चाहिए कि वो माहिर मुआलिज जो है उसके पास जाए, वो देखेगा उसका मिजाज, उसकी कंडीशन, उसके मुताबिक इन चीजों में कौन सी चीज कितनी डालनी है। बेहतरीन इलाज मौजूद है इसके अंदर और बगैर किसी साइड इफेक्ट के। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये जहां व्याग्रा लोग खा खा के एंड करके और उसके बाद कहते हैं ना व्याग्रा भी असर नहीं करती और कई सारे मसले हो जाते हैं, वहां पे ये तरीका इलाज वहां से भी उसको शुरू करता है क्योंकि ये फितरत और नेचर के करीब है। आप ये बताएं, जो शाही लोग पहले इतनी इतनी शादियां करते थे लोग, कैसे उनके पास अपनी वो सारी ये इस तरह के उन्होंने शाही तबीब रखे हुए। अब तो हमारे यहाँ शाही तबीब नहीं, अब तो हम डॉक्टर रखते हैं, बड़े से बड़ा प्रोफेसर ढूंढते हैं जो जिसको खुद ना दवाई हम तो सर्च भी वही डॉक्टर करते हैं जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। बिल्कुल। तो किस चीज की रिसर्च करते हैं? ये कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? सर एक्सपीरियंस ही है ना, इलाज कर सकता है, नहीं कर सकता। मरीज किसी को शिफा दी हो, इस वक्त शफा सर दे दिया हो। सर इस वक्त आप देखेंगे रमजान में बोर्ड लगे हुए थे बड़े बड़े लाहौर के अंदर कि हमने 65 लाख लोगों का इलाज कर दिया, आप मजीद हमें ज़कात फतराने खराब नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं जो 65 लाख लोगों का इलाज किया उसमें सिर्फ 65 लोग बता दें जो ठीक हो गए और उनकी दवाइयों से जान छूट गई हो। हमें अपनी ज़कात, फंड, चंदे, खैरात, अतियात हम कहां दे रहे हैं? जी। और ये सारे का सारा पैसा किन को कहां जा रहा है, हम इसको समझ नहीं रहे। सर मुझे ये बताएं कि सर मोटापे का इलाज, एलोपैथी तो बिल्कुल इस पे फ्लॉप हो चुकी है और बहुत सारे डाइटिशियंस आपको बताएंगे इस तरह डाइट करें, बहुत मुश्किल हो जाता है। मोटापे का कोई इलाज है हिकमत में? मोटापे की 3 किस्में हैं। एक मोटापा वो है जो जिस्म
खुला हुआ, हाँ जी। सख्त, गुंदा हुआ, टाइट, हार्ड होता है। पेट भी होगा तो बिल्कुल आगे मटके की तरह फूला जी, हुआ, टाइट होगा। हाँ जी। ये एक मोटापे की किस्म है। दूसरी मोटापे की किस्म है इसके उल्टा है, यानी जिस्म नरम, पिलपला, ढीला, लटका हुआ, वाइब्रेट करता होगा, पेट भी नीचे को लटका होगा, गोश वोश नीचे को लटकता होगा, तो ये लटकने वाला एक मोटापा अलग है, दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म के पूरे जिस्म पे स्वेलिंग होगी, सोजन होगी, एडियामा होगा, और आप हाथ से ऐसे दबाएंगे तो उसमें गड़ा पड़ेगा, जहां भी गड़ा पड़ेगा, और थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर अपनी सरफेस पे आएगा। तो ये मोटापे की भी 3 किस्में हैं। अब वो तीनों किस्मों के मुताबिक जो मुआलिज इन तीनों किस्मों को समझता होगा, उस मुआलिज के पास लोग जाएंगे, वो देखेगा, चेक करेगा, और उसके मुताबिक उनकी दवाई, खुराक और परहेज के मुताबिक लेकर नहीं, अगर चलेगा। कोई आपके पास आता है मोटापे का इलाज करवाने, तो आप सिर्फ उसे दवाई देंगे या साथ आप ये भी सर कहेंगे दवाई भी देंगे, खाना उसकी कंट्रोल खुराक भी देंगे, परहेज भी बताएंगे, खाना कंट्रोल नहीं करवाएंगे। खाएगा वो उतना जो ही? चीजें उसको बता दी है वो खाए जितनी खानी है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी तो होती हैं ना, मिसाल के तौर पर आपको सर्दी लग रही हो तो आपके लिए यखनी अच्छी है या लस्सी? यखनी, आई थिंक। यखनी। तो अब यखनी जितनी मर्जी पिए फिर कोई आपके मसला लिए नहीं, फायदा ही फायदा करेगी, है। और लस्सी आप थोड़ी सी थोड़ी सी पी पिएंगे लेंगे आप नहीं। तो नुकसान करेगी। तो असल फार्मूला तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मोटापे का शिकार है वो आपके पास आए, सर तो गिजा अपनी खुराक को जारी रखकर दवाई ले, जा तो इंशाल्लाह हाँ, उनको सिर्फ हमने उसको ये डिफाइन करना है कि ये चीजें आपके लिए फायदेमंद है और ये ये नुकसानदेह है। नुकसान मैं इसमें एक ये अक्सर बात जुमला कहता होता हूँ कि मेरा ये जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ कि खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगी। खाना और पड़ेगा। जहां तक खुराक और परहेज या इलाज का ताल्लुक है, तो एक उलिया अपना देता चलूं जो मैं अक्सर अपने पेशेंट पे भी अप्लाई कर चुका हूं, लोगों को जी। भी कहता हूं पूरी दुनिया में, कि 50% जो रिजल्ट है वो आपका खुराक में, 25% रिजल्ट आपका परहेज में है, 10% रिजल्ट आपका माहौल की तब्दीली और उसका एक्सरसाइज वगैरह, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल बदलने में है। तो ये टोटल कितना होगा? 50, 25 और 10, 85। पीछे कितना बचा? 15। तो जस्ट ओनली 15% रिजल्ट्स इन मेडिसिन साइड। वो कोई भी देसी तरीका इलाज हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो या अंग्रेजी तरीका मतलब इलाज, आप भी इस चीज पे आप रुक गए। अगर आप 15% को सिर्फ फोकस करें तो आप 15 में से 15 नंबर ही लेंगे, लेकिन आप 100 में से पास नहीं हो सकेंगे। मॉलेज उसका इंतखाब करें जो ये 15% भी फितरत और नेचर वाला इलाज करना जानता हो, और उसके बाद 85% के ऊपर जिसपे पूरी जिसकी दस्तरस ग्रिप हो, यानी 50% ग़िज़ा से इलाज हाँ। बतौर दवाई इलाज, और उसके बाद 25% रिजल्ट परहेज से, और उसके बाद 10% का लिविंग स्टाइल से, और 15% ग़िज़ा से, नेचुरोपैथी से। तो फिर आप जाएंगे 100% पे। तो अगर आपके 70-80 नंबर भी आपने ले लिए तो आप पास हो गए और आपकी बीमारियों से जान छूट सकती है। सर थैंक यू सो वेरी मच। टाइम कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। तो मैं अपनी जितनी भी सामईन हैं उनसे ये चीज़ रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ इस चीज़ को अपनाएं और एक बार ट्राई तो करें, इंशाल्लाह शफा खुदा देने वाला है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।